मेरा ये मानना है कि पिछले 20 वर्षों की अगर आप प्रोग्रेस देखें और विशेषकर पिछले 8-9 साल की जो तरक्की है, एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसकी अगर आप डेटा देखें, वो तो डेटा से आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। अगर उस डेटा को आप एनालाइज करें तो हमने ये देखा कि उसमें एक रोजगार सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से खड़ा किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का एक बिजनेस लगाया तो उसमें 10 लोगों को हम रोजगार देने में सफल हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा में इस तरफ बहुत काम किया, गोपाल जी जानते हैं, हम लोगों ने मिलकर, कि देश में अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर लगाने की आवश्यकता है और इसके लिए स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन, इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाए जाएं उसकी बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें देश में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल देना है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब हम ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें आत्मनिर्भरता अपने आर्थिक क्षेत्र में लानी होगी। हमें बाकी सेक्टर्स में भी ज़रूरत है, डिफेंस है और एजुकेशन है, हेल्थ केयर है या हाउसिंग है, इसमें भी बहुत आवश्यकता है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, हम बहुत डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, विशेषकर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना और ये सब। तो उस तरफ काम करने के साथ साथ हमें रोजगार के अवसर स्थापित करने के लिए एक बहुत ही डायरेक्टेड प्रोग्राम, बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, उसकी तरफ जाने की आवश्यकता है। और मैं इसमें कुछ सजेशंस मैं देना चाहूँगा। जब हमने गवर्नमेंट से भी बात की और ये रेगुलर इंटरेक्शन है जो चल रहा है हमारा, और काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि हम एमएसएमई के माध्यम से, छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस के माध्यम से अपने देश में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 2 करोड़ पर एनम, टोटल 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट। और ऐसी ही योजनाओं से जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की जो चल रही है, ऐसी ही योजना से हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक सजेशन हमने गवर्नमेंट में दिया, मैं उन सजेशंस की तरफ आ रहा हूं, बहुत अधिक टाइम नहीं दूंगा, केवल मे बी अनदर फ्यू मिनट्स। हमने ये कहा कि नए बिजनेस लगाने के लिए अगर हमें 10 करोड़ लोगों को 5 साल में एम्प्लॉयमेंट देनी है, 10 करोड़ लोगों को, तो हमें 1 करोड़ नए बिजनेस लगाने होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेटा बताता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में। 1 करोड़ बिजनेस लगाने के लिए कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, हमने मिनिस्ट्री से भी बात की। अगर आप 1 लाख रुपए ले पर एम्प्लॉयमेंट, तो टोटल आवश्यकता फंड की है 10 लाख करोड़ की 5 साल में, हर साल 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक इंडिया के लिए, और उसके अंदर 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में लगभग 20-25% कैपिटल सब्सिडी है जो कि सरकार देती है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। नॉन रिफंडेबल सब्सिडी है, वो 15 से लेके 35% है। अगर आप एवरेज उसको 20% भी माने तो 2 लाख करोड़ में 40,000 करोड़ की सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी आती है, और 1,60,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन आता है, जो कि बैंकों से मुद्रा के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। केवल इस प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और यही मैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स और ऐसी संस्थाओं को, गोपाल जी की संस्था है, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए और इसके माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा कदम है और इसको पूरे देश में ले जाने की आवश्यकता है। तो एक तो ये है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 5 साल के अंदर कैसे क्रिएट करें, उसके लिए कितने फंड की आवश्यकता है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही अचीवेबल है। हम 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ एनम तो हम नरेगा में दे रहे हैं, मनरेगा में। ये तो उससे कम की आवश्यकता है। 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम।
तो ये एक सजेशन मैंने भी दिया है गवर्नमेंट को, और इस पे हमें लगता है कि आगे काम होने की आवश्यकता है। दूसरा यह है कि किसी भी नए बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए हमने गवर्नमेंट को लिख के भी दिया है और बातचीत भी चल रही है। किसी भी नए बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, प्रकाश जी एग्री करेंगे मेरी बात से क्योंकि ये तो इसी तरफ जूझते रहते हैं, 3 साल तक कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, कोई टैक्सेशन नहीं, 3 साल का एग्जेम्पशन चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई अप्रूवल्स, कोई लाइसेंस, कोई जीएसटी, कुछ नहीं। 3 साल आप कोशिश करिए कि 3 साल तक उसको प्रमोट करिए, उसको कैपिटल सब्सिडी 20% जो आपकी योजना के अंदर आती है वो दीजिए, मुद्रा से लोन दिलाइए, या उससे बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, पर अगर 50 लाख का प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यंगस्टर्स जो है आज के डेट में छोटे प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ होते हैं, तो उनको जो हम हेल्प करें उसके माध्यम से हम नई एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें, और 3 साल तक हम उससे कुछ ना पूछें। आप 3 साल के अंदर अपने को योग्य बनाइए, उस बिजनेस को स्थापित करिए, उसको चलाइए, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी इनकम जनरेट करिए और एम्प्लॉयमेंट दीजिए। 3 साल बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप उसमें सारे रजिस्ट्रेशन कराइए, एक सिंगल विंडो के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। आप सारे अप्रूवल्स लीजिए और टैक्सेशन का अपना शुरू करिए। तो मेरा ये कहना है कि 3 साल तक तो वैसे भी कोई नया बिजनेस टैक्स तो देता नहीं, उसकी इनकम ही नहीं होती, इतने प्रॉफिट भी नहीं होते, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई लॉस नहीं है। पर ये प्रमोशन के लिए बहुत आवश्यकता है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा इससे पूरे देश में, कि हम नया बिजनेस स्थापित करें। आज लोग हमारे पास आते हैं यंगस्टर्स की, हमें ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसका अप्रूवल कहाँ से होगा, इसके लिए फर्म कैसे रजिस्टर होगी, इसके लिए लोन कैसे मिलेगा, इसके लिए दुनिया भर की क्वेरीज हैं जो उसके माइंड में हैं। और जब तक हम उन क्वेरीज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सिर्फ एक ये बात कह के कि तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई टैक्सेशन नहीं है, तुम लगाओ, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और बैंक से लोन भी दिलाएंगे। तो अगर हम इस इकोसिस्टम को, जो कि हमारे लिए संभव है, हमारे लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और हमारे पास संस्थाएं इतनी हैं, इतनी संस्थाएं हमारे देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी, और हमारे पास 2000 इंडस्ट्री एसोसिएशन है, 2000 जो कि पूरे क्लस्टर्स में काम कर रही हैं, उन सबको इन्वॉल्व करें हम, और थोड़े से मोटिवेशन से हम ये कार्यक्रम स्थापित कर सकते हैं। बड़ा ज़रूरी है एक्चुअली, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमारा देश बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 3000 प्रोडक्ट्स हैं जो एक गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में है, 3000 तरह के प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें अधिकतम प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इनकी लिस्ट बना के हमने गवर्नमेंट से कहा कि इनकी लिस्ट बना के आप पब्लिसाइज करिए कि भाई स्टेशनरी के आइटम है, या टेपेस्ट्री के आइटम है, या फर्नीचर के आइटम है, या एजुकेशनल है, गारमेंट्स हैं, इनको हम देश में क्यों नहीं बना सकते। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके लिए उस पर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स हैं, ट्रेनिंग है, ये हमें उनको उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि हमारा अधिक से अधिक डिपेंडेंस इंपोर्ट पे ना रह के हमारे देश के अपने प्रोडक्शन पे हो। हम एक्सपोर्ट्स पे बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता है। पर हम एक्सपोर्ट्स उन चीज़ों का ना करें जो कि बाहर फिर जाके बने और फिर हम उनको बना बनाया खरीदें। तो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स को हम डिस्करेज करें, और उसको हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन से, प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन से ऐसी योजना बनाएं कि हम एक्सपोर्ट करें, पर फिनिश्ड गुड्स वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें ना। अगर हम रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करते जाएंगे तो वो तो बहुत खुश हैं, उनको तो रॉ मटेरियल मिल रहा है और अपना बना के वो हमें ही वापस कर रहे हैं। तो एक इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो 3000 आइटम हम बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम पब्लिक डोमेन में लाएं, और इन आइटम्स की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट प्रेफर्ड तरीके से करें। अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ये इंसेंटिवाइज किया जाए कि हम देश में बनी हुई वस्तुएं बेटर प्राइसिंग पे खरीद सकते हैं, और इंपोर्टेड आज जेम के माध्यम से या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो चाइना से आ रहे हैं या बाकी देशों से आ रहे हैं और सप्लाई हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर उनको आप प्राइसिंग डिफरेंस कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्करेज करिए कि भाई देश में बनी हुई चीज़ को हम
प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। तो ये एक माध्यम है इनकरेज करने का मेक इन इंडिया की तरफ और आत्मनिर्भरता की तरफ। क्रेडिट फैसिलिटेशन के लिए हम कहेंगे नहीं, क्रेडिट फैसिलिटेशन या लोन की उपलब्धता के बारे में आप जिससे भी पूछें, जिस इंडस्ट्री के से बात करें, वो एक समस्या पिछले जब से मैं काम कर रहा हूँ इस सेक्टर में तब से बनी हुई है। तो ऐसे बैंकों को एक यूज़र फ्रेंडली तरीके से किस तरह से हम मोटिवेट करें और लिंकेज बनाएं कि जिसको भी एक तरह का छोटा मोटा प्रशिक्षण और जिसकी अवेयरनेस हो चुकी है उसको बैंक से लोन आसानी से मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। बैंकों की जब हम बात करते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एनपीए के नॉर्म्स और ये एनसीएलटी की नई डेफिनेशन जो इंसॉल्वेंसी की आई है, इस पे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को बहुत नुकसान हो रहा है। हमने जो अनुभव किया है पिछले कई सालों से, तो इसमें थोड़े से परिवर्तन करने की आवश्यकता। हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसमें एमएसएमईज को थोड़ा सा ऊपर स्तर पे लाइए और एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद मत होने दीजिए। बैंक मैकेनिकल तरीके से जिसका अकाउंट 3 महीने में थोड़ा सा पेमेंट नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं आया, प्रिंसिपल नहीं आया, उसको एनपीए में क्लासीफाई किया और एनपीए में क्लासीफाई किया तो एनसीएलटी में डाल दिया कि भाई इसको बंद करो या इसको बेचो। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही खराब है। हमने गवर्नमेंट से कहा है कि इसको भी इम्प्रूव करें, क्योंकि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज लगाना बड़ा मुश्किल है, उसको बंद करना तो बड़ा आसान है। आप बंद कर दीजिए उसको, जस्ट बिकॉज मैकेनिकली आपने रूल बना रखा है बैंकों ने। तो इसमें हमने कहा है कि वो जो 3 महीने की रिक्वायरमेंट है उसको भी 6 महीने करें, ताकि इससे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को काफ़ी सुविधा हो। एक ओडीओपी का स्कीम चली है देश में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैंने सुना होगा आप लोगों ने। और इसको मिनिस्ट्री यूपी से स्टार्ट हुई, मैं यूपी में गया था एक्चुअली जिस दिन इनॉग्रेट हुई ये स्कीम, और उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की बात की है। तो इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, 3 साल तक जो मैंने कह रहा था कि टैक्सेशन ना हो, तो उसमें जीएसटी भी आता है। तो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीएसटी को 3 साल तक अगर एग्जेम्प्ट कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जीएसटी के कंप्लायंसेस में है। अब वो जीएसटी देखिए देश के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया, परंतु इसमें छोटे बिजनेसेस को थोड़ी तकलीफ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, ये लास्ट पॉइंट है बस, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अभी मेरी प्रकाश जी से बात हो रही थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमने एक रिपोर्ट भी दी है गवर्नमेंट को। प्रकाश जी आप उसको देखिएगा, हमने उसमें एग्जैक्टली यही लिखा है कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड कन्वर्ट करने में क्या दिक्कत है, भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। पूरे देश में आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीज होल्ड पे आप प्लॉट्स दे रहे हैं, उसको आप 3 साल बाद 5 साल बाद तो कन्वर्ट कर दीजिए ना, फ्री होल्ड कर दीजिए उसको, ताकि उसको ओनरशिप मिल जाए, वो मॉर्गेज कर सके, अपना लोन रेज कर सके, अपनी एसेट बना सके, अपने ट्रांसफ़र कर सके फैमिली को। अब आप लीज होल्ड में रखे हुए हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि 10 साल 20 साल 30 साल या लीज टाइम खत्म होगा तो हमें ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे लग रहा है जैसे हम किराए पे रह रहे हैं अभी तक 10 साल चलाने के बाद। तो हमने उसको बहुत स्ट्रांगली टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ कि अपनी रिपोर्ट में भी हमने, वो प्रभात कुमार कमेटी रिपोर्ट में मैं भी था साथ में, हम दोनों, तो हमने एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दी है। तो उस पर भी काम मुझे लगता है सूनर और लेटर तो होगा ही। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फ्लैटेड फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे फ्लैटेड फैक्ट्रीज अर्बन एरियाज में, आप सिटी बनाते जा रहे हैं पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे। सिटीज़ में रहने वाले लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए कहाँ जाएंगे या अपना बिजनेस करने के लिए कहाँ जाएंगे। तो हमने ये कहा कि हम पेरीफेरी में अर्बन डेवलपमेंट इस तरह से करें कि उसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक पार्ट बने, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे लोग अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पोल्यूशन पे आप कंट्रोल मत करिए या ध्यान मत दीजिए, हम सिटी के अंदर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे, पर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो ग्रीन एरिया में आती हैं उनके प्रमोशन के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए, जो सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए सराउंडिंग्स में आप अर्बन डेवलपमेंट में जो प्लान करते हैं उसमें इंडस्ट्री के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरत है उसके लिए भी तैयारी करिए। हमारा एक और बिजनेस है विच इज इनटू प्रोडक्शन, हम लोग साउंड, लाइट्स, ऑडियो विजुअल, अच्छा है ना। तो जनरली पहले चाइना से ही इंपोर्ट करके ही आते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली हम लोग इवेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो हमारे आज भी एक लखनऊ में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे नाना करते अबाउट
80 to 100 laborers are working. They are on the daily wages. They are not on the permanent role. Permanent role पे हमारे 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो permanent काम करते हैं. So हमारी MSME ये जो इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री भी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट तो खूब जनरेट कर रही है, पर उनका नाम नहीं होता है कि they are employing so much of people. Maybe they are not structured. It is not structured. I think we definitely need a structure for such kind of service industry, service-oriented industry. No, I agree with you fully. Yeah. In fact, GST की बात करें तो जैसे सर कि हमें भी बहुत दिक्कत होती है कि we keep on buying stuff, वो हमारा GST कभी होता नहीं है. हम लोग keep on paying GST for that, for the same. एक इवेंट करें और चाहे लाख रुपए का बिल है, 18,000 रुपए तो आपको GST में पे करना ही करना है, चाहे वो आपका इवेंट मैनेजर जो आगे से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो अगर आपको दे रही है नहीं दे रही है. अभी भी मेरा 4.5 लाख रुपए का GST मैंने लास्ट ईयर पे किया, आई हैव स्टिल नॉट गॉट दैट. So there are so many issues. In fact, we need to really work on that also. In fact, our manufacturers or traders association है, तो यहाँ पे भी in fact I was very happy कि एक LED wall जो events में लगती है, we generally have been importing it from China, but we got a solution finally कि एक बहुत बड़ी एक industry यहाँ पे बहुत बड़ी factory लगी हुई है गाजियाबाद के पास में, wherein they are actually manufacturing LED wall at a very good cost and at a very good quality. I think हमें इस industry के को भी आगे बढ़ाना चाहिए. I agree with you fully because service sector enterprises is the first time that the government recognized that service sector enterprises are also MSMEs, and I am happy to tell you even trading enterprises also have been included now in the definition. That is first thing. Second thing about the unorganized labor that you mentioned. Unorganized labor में या casual labor में there is a problem because why they are not being recognized, because labor laws में there is a difficulty that you cannot have contractual or casual labor. Otherwise you have to, you are violating some of the provisions. Now this government has brought in 4 labor codes. I think you must have all heard about them. लेबर कोड्स अभी गवर्नमेंट से पार्लियामेंट से अप्रूव कर दिए हैं, एक कर दिया है, 3 बाकी स्टैंडिंग कमेटी में गए हैं और वो रूल्स बनने की तैयारी हो रही है. स्टेट गवर्नमेंट्स आर मेकिंग रूल्स. सो द न्यू लेबर कोड्स विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एंगेज लेबर ऑन योर ओन टर्म्स, फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर सीजनल रिक्वायरमेंट, फॉर बेटर टर्म्स. Because what is needed is that if you have to really balance the interests of labor and the interests of the industry and economic activity. So it's very difficult. It's not easy. I mean, you cannot move without them. हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते. And GST, let me assure you and tell you that government is very open to improving the rules and regulations of GST. I can tell you we have given so many recommendations and a lot of changes have happened over the last 3-4 years, you see, since the implementation of GST. Lot of changes. You inform the practical problem. ये जरूर है कि हाँ उसकी compliances की जो requirement है वो अभी भी थोड़ी tedious है और जो ड्यूटी का रिफंड है उसमें टाइम लग रहा है. वो मैचिंग जो हो रही है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है. आपका रिफंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैचिंग नहीं हो रही होगी. So you have to pay the GST, either you get the money from the client or not. A client is not paying you, and what do? You have to pay it from your pocket. You are still, and then you trigger out the entire year. Yes. तो वो एक डेफिनेटली प्रॉब्लम है कि अगर सामने वाले को अगर बिल मिल गया है तो जीएसटी उन्होंने नहीं पे किया है, पर आपको पेमेंट करनी है. हाँ, तो आपको तो पेमेंट करनी है, बट देन देयर हैज टू बी सम लॉ दैट हैज टू बी ही दे कैचेस दैट पर्सन और जो कंपनी है जो उन्होंने जीएसटी नहीं भरा है. It's a valid point. Yes. We have taken up this issue also because there is a mismatch. Yes, true. In payment because just the 1 month, 20th के पहले आपको जीएसटी भरना है. Yes, yes. Thank you so much. So there are sir. many issues which Yes. need to be. I think कि परस्पर बात होगी गवर्नमेंट के साथ और हम सब हमारे एसोसिएशन द्वारा डेफिनेटली इट विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. Thank you. इकोनॉमी की बात करेंगे, राइट? आई थिंक एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड. या Thankful to the organizers of Global Manufacturers and Traders Foundation. आपके इस अवार्ड सेरेमनी में आने का मौका मिला. Friends, definitely I can see कि being a chartered accountant also, I know the problems which businessmen are facing. And there are bunch of problems, काफ़ी प्रॉब्लम के साथ हम जूझ रहे हैं.
पर मैं एक चीज कहूंगा, देश आगे बढ़ रहा है, और अगर आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी चेक करके देख लें, किसी के भी स्टेट्समैन को देख लें, तो ये डिकेड भारत का होने वाला है। पर हमारे बिजनेसमैन को, हमारे ट्रेडर्स को वो बस पकड़नी पड़ेगी। उनको अपने आप में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। कोई भी जब नई चीज आती है, अगर एक सड़क बन रही होती है, एक ब्रिज बन रहा होता है, तो वहां पे काफी ज्यादा डिसरप्शंस रहते हैं। सिमिलर ऐसे डिसरप्शंस हमने भी फेस किए। जब ये इनकम टैक्स की साइड हो गया कि भाई ये असेसमेंट सारे डिजिटलाइज होंगे, जीएसटी आया, या कोई भी ऐसी चीज जब भी आती है, तो हम लोगों ने भी डिसरप्शंस फेस किए। पर डिसरप्शंस के साथ अगर हम समय पे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो हम आगे डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। ये इरा हमारा है। मुझे एक रिसेंट इंडियन अमेरिकन है रिचर्ड वर्मा, अगर आप उनका पूरा एक लेख आया था, जिसको अगर आप पढ़ें तो ये अगर वर्ल्ड को लीड करेगा तो इंडिया करेगा। वर्ल्ड में भी बहुत बुरी हालत है पोस्ट कोरोना, पोस्ट दिस वॉर। आई कैन सी 1.5% की वर्ल्ड की ग्रोथ चल रही है, 1.5%। और चाइना जिसने 5.5 सोचा हुआ था, वो 3% के आसपास चल रहा है। फ्रेंड्स, भारत के पास एक अलग शक्ति है। भारत में 60% से ज़्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, भारत में यूथ ज़्यादा है, भारत में ग्रेजुएट ज़्यादा है, भारत में मोबाइल, इंटरनेट, कोई भी ऐसे एरिया में दे तो भारत में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। भारत में यूज भी ज़्यादा है। वक्त के साथ हम अपने आप को थोड़ा चेंज करें। जैसे अभी अभी ओडीओपी की बात हुई, मैं पार्सली इन्वॉल्व हूँ उसमें। ओडीओपी पे गवर्नमेंट एक ऐसी साइट बना रही है कि इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री का आदमी अगर कुछ खरीदना चाहे तो उस साइट से ही वो पेमेंट कर दे, और आदमी से माल कोई एजेंसी जैसे अमेजोन वगैरह के पास में डिलीवर करने का सिस्टम होता है, उस तरीके का सिस्टम रहे, और वो यहाँ से पिक करके आपके डिफरेंट कंट्रीज तक वो चीज़ को पहुँचा दें। तो ऐसे गवर्नमेंट बड़ी सारी इनिशिएटिव्स ले रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रही है, पर डिस्ट्रप्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, जैसे अभी अभी भाई साहब ने बैंक की बात करी, बैंक में इनडिसिसिवनेस है, वो प्रॉब्लम कर रहा है हमें। कोई ऑफिसर अपने ऊपर बात लेने को तैयार नहीं होता है। अगर आप कुछ फेस करते हो, आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो आपको ओटीएस करना हो, कोई और टाइप की चीज़ें करनी हो, तो वहाँ पे ऑफिसर्स के यहाँ फाइल घूमती रहती है, क्योंकि कोई अपने ऊपर बात नहीं लेता। वी हैव रेज्ड दिस थिंकिंग ऑफ अ गुड मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ड्रोन, ये जो सारे एरिया हैं, इसमें भारत बहुत आगे से बढ़ रहा है। 100 नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। अगर हम में से कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व होना चाहे तो डेफिनेटली हो सकता है। रोड के कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मेरे को एनएचआई के लोगों से पता चलता है कि उनको बहुत सारे और भी आगे कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए। पहले लोगों को लगता था कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर्स बन रहे हैं। मोबाइल कोई टाइम पे हम भारत में इतना नहीं बनाते थे, तो मोबाइल हम बहुत ज़्यादा बनाने लग गए कि अपनी इंडिया की खपत हम कम से कम अपनी पूरी कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के मामले में ले, यूनिकॉर्न्स मेरे ख्याल से 117-18 के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो यूनिकॉर्न्स, अब टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप यूएस को देखें, देखिए हम मैन्युफैक्चरिंग को कभी छोड़ नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट देती है। आज भारत में सर्विस सेक्टर भी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। पर अगर हम विश्व को देखें और उनकी ग्रोथ को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूएस को, डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें, चाइना मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से बढ़ा, इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से बढ़ना पड़ेगा, ये कंफर्म है, आई डोंट डिनाई। और उसमें जो जितने भी छोटे लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़ों से compete करना होता है, उनका प्रोडक्शन लेवल कम होता है, उनका कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनका सारे टाइप के ओवरहेड्स को अगर हम चेक करें तो कहीं ना कहीं वो हर्डल्स रहते हैं। बट विद दैट गवर्नमेंट को एमएसएमई की चिंता है। अगर आपने कोरोना के टाइम पे भी देखा होगा कि जिस तरीके से लेंडिंग एमएसएमई को ईजी करी और बाकी चीज़ें करी। आई कैन से वन थिंग कि एमएसएमई की चिंता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के पास भी अपनी मजबूरियां हैं। कई बार हमको लगता है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें आ जाए, पर गवर्नमेंट को हर सेक्टर को देखना पड़ता है। हर सेक्टर के लिए
इक्वल चीज़ें देनी पड़ती हैं और तभी आगे बढ़ पाता है। मैं अगर कहूँ कि जिस तरीके का ग्रोथ रेट है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हमारा शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है, हम एमएसएमई वाले एसएमई में भी अपने आप को अगर एक्सचेंज में करें रजिस्टर तो गलत नहीं है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एसएमई एक्सचेंज है और हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, हम रेस कर सकते हैं फंड। कोई ज़रूरी नहीं हमको सिर्फ डेब्ट पे ही चलना है। ये हम लोगों की एक धारणा है। एसएमई जो प्लेटफॉर्म आया है उसमें बहुत जो मीडियोकर टाइप के बिजनेसमैन हैं उनको लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाता है। डिजिटलाइजेशन इंडिया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नो वन कैन डिनाई। अगर आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी ट्रैवल करके आएँ, आप कहीं नहीं देखेंगे कि वो यूपीआई अगर चाट वाला, पकौड़े वाला और चाय वाला भी अगर यूपीआई यूज़ करता, सब्जी वाला, वो चीज़ें कहीं नहीं थी। वो इंडिया आगे बढ़ा है, कोई नहीं मना कर सकता है।